नमस्कार मित्रों, मैं कान्हा राम सैनी मेरे YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान गंगा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, संज्ञा प्रकरण के हम उन प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे थे जो पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऐसे 20 क्वेश्चनों का हमने अध्ययन कर लिया था। ऐसे 20 क्वेश्चनों के बारे में हम जान चुके थे। आज उसी क्रम में मैं आगे 20 और क्वेश्चनों को बताने का प्रयास करूंगा जो पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो उसी क्रम में जो आगे जो प्रश्न पूछा हुआ है वो है अनुनासिक वर्णानाम संख्या अस्ति। अनुनासिक वर्णों की संख्या है और ऑप्शन में दिया हुआ था 5, 4, 11 व 21। तो मित्रों, आपको पता है कि एक सूत्र है यमगणनाम नासिकाश्च। यमगणनाम नासिकाश्च, तो जो नाक से उच्चारित किए जाते हैं यानी मुख सहित नाक से उच्चारित किए जाते हैं उन वर्णों को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। मुख नासिको वचनो अनुनासिक है, यानी मुख सहित नाक के द्वारा जो उच्चारित किए जाते हैं उन वर्णों को अनुनासिक कहते हैं। और अनुनासिक वर्ण जो होते हैं वो वर्ग के पंचम जो अक्षर होते हैं य, म, ग, न, म, ये जो पंचम अक्षर है, इस सूत्र में आने वाले जो पंचम अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं, इन 5 अक्षरों को अनुनासिक कहा गया है। तो इसीलिए यहां पर जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 5। यानी यहां पर ये जो 21वां प्रश्न है अनुनासिक संज्ञा वर्णानाम संख्या अस्ति, उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5। यहां पर उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद में आगे का सवाल हम देखते हैं। आगे का सवाल है हलन्त्यम इति सूत्रेण संज्ञा भवति। हलन्त्यम इति सूत्रेण संज्ञा भवति, यानी हलन्त्यम इस सूत्र से संज्ञा होती है। तो हम जानते हैं हलन्त्यम एक इत संज्ञा विधायक सूत्र है। तो यह क्या संज्ञा करता है? कौन सी संज्ञा करता है? इत संज्ञा करता है। इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इत संज्ञा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इत संज्ञा। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि 6 इत संज्ञा विधायक सूत्र है, उनमें ये एक है हलन्त्यम, तो यह इत संज्ञा विधायक है, इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। यह अंतिम जो हल होते हैं, उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल यानी व्यंजन होते हैं उसकी इत संज्ञा करता है। आगे हम देखेंगे तो 23वां जो प्रश्न पूछा गया है वो है अकुह विसर्जनाम, खालिस्तान है। फिर आगे कहा गया है कि एतेषाम उच्चारण स्थानम अस्ति, इनका उच्चारण स्थान है। तो आपको पता है, ये पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा कि अकुह विसर्जनाम कंठ है, यानी जो कु यानी क वर्ग है और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो यहां पर जो उत्तर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कंठ है। अकुह विसर्जनाम कंठ है। कंठ उत्तर हमारा सही हो जाएगा। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं 24वां प्रश्न। तो 24वां प्रश्न पूछा गया है कि वह वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, वह वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो मैंने आपको संज्ञा प्रकरण पढ़ाते समय उच्चारण स्थानों में बताया था कि वह वर्ण का 2 उच्चारण स्थान होते हैं, वकारस्य दंतोष्ठम। इस प्रकार का एक सूत्र है कि वकार का दंत और ओष्ठ 2 उच्चारण होते हैं। इसीलिए यहां पर जो व का उच्चारण स्थान का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दंत ओष्ठ। दंत और ओष्ठ 2 उत्तर हो जाएगा। मिलाकर के लिखेंगे या तो दंतोष्ठ ऐसा हो जाएगा, और अलग अलग लिखेंगे तो दंत और ओष्ठ, यानी जो वह वर्ण होता है उसके 2 उच्चारण स्थान होते हैं, दंत और ओष्ठ, वकार से दंतोष्टम, इस सूत्र से। इसके बाद में हम आगे का प्रश्न देखते हैं। तो जो 25वां प्रश्न है उसमें इस प्रकार से पूछा गया था कि आभ्यंतर प्रयत्नानि सन्ति, आभ्यंतर प्रयत्न हैं।
आभ्यंतर प्रयत्नानि सन्ति, आभ्यंतर प्रयत्न है। तो मित्रों यहां पर जो उत्तर होगा वो होगा पंच, यानी 5 आभ्यंतर प्रयत्न हैं। पंच आभ्यंतर प्रयत्न ही उत्तर होगा। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना कि यहां उत्तर 4 भी हो सकता है, यदि 5 न दिया हुआ हो और ऑप्शन में 4 हो तो 4 भी उत्तर हो सकता है। वो कैसे हो सकता है मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसके अंतर्गत 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न बताए गए हैं। पहला बताया गया है स्पृष्ट, दूसरा आभ्यंतर प्रयत्न जो बताया गया है वो है ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट। तीसरा जो आभ्यंतर प्रयत्न बताया गया है वो है ईषद विवृत, ईषद विवृत। चौथा आभ्यंतर प्रयत्न बताया गया है विवृत, और 5वां जो आभ्यंतर प्रयत्न बताया गया है वो है संवृत। ये सब लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, यानी ये लघु सिद्धांत कौमुदी में बताए गए हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न 4 प्रकार के ही होते हैं, यानी उसमें 4 प्रकार के ही आभ्यंतर प्रयत्न माने गए हैं। तो वहां पर ये जो संवृत है इसको वहां पर इनमें से एक आभ्यंतर प्रयत्न नहीं माना गया है, वो आभ्यंतर प्रयत्न है ईषद विवृत। इसको ईषद स्पृष्ट के अंतर्गत ही उसको शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार से वहां पर केवल 4 ही आभ्यंतर प्रयत्न माने गए हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि जो सिद्धांत कौमुदी है उसके अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, तो आपका सही जो उत्तर होगा वो 4 होगा। और यदि आपको पूछा जाए कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, तो आपका उत्तर जो सही होगा वो 5 उत्तर सही होगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 4 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। आगे के क्वेश्चन में हम चलते हैं। जो 26वां क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि तुल्यस्य प्रयत्नम इति किम। तो मैंने ये प्रश्न, इससे बहुत बार प्रश्न आया हुआ है इस सूत्र से, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। इस सूत्र से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और इसी प्रकार का प्रश्न पूछता है। तो तुल्यस्य प्रयत्नम किम मैंने 2-3 बार बता दिया है कि एक सूत्र होता है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, यानी जो इसका उत्तर जो सही होगा वो होगा सवर्णम। तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, यानी यह सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। तो इस सूत्र का अर्थ होता है कि जो आस्य का अर्थ होता है उच्चारण स्थान और प्रयत्न का अर्थ होता है आभ्यंतर प्रयत्न। यहां पर जो प्रयत्न का अर्थ है वो आभ्यंतर प्रयत्न है। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य हो यानी समान हो, वो उन सब की क्या होगी, सवर्ण संज्ञा होती है। तो ये सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है। यहां पर जो उत्तर हो जाएगा वो सवर्णम उत्तर सही हो जाएगा। मित्रों मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं सवाल बता रहा हूं ये सभी पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये संज्ञा प्रकरण से संबंधित है। और हम इन सवालों का अध्ययन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो संज्ञा प्रकरण है वो पूरा हो चुका है और अब हम अपनी जांच करने के लिए इन सवालों को लेके आए हैं कि जो हमने अध्ययन किया है अब तक क्या वो परीक्षा में वैसे प्रश्न आ रहे हैं उनसे संबंधित,
और आ रहे हैं तो किस प्रकार से आ रहे हैं, और हमने अब तक कितना ज्ञान का अर्जन कर लिया है और कितना हमें याद रहा है, उन सब की जांच करने के लिए आपके ये सब सवाल लेकर के आया हूं मैं, जो पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो जो आगे जो 27वां क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि सुबंतम तिगंतम च संज्ञा भवति। तो जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसमें संज्ञा प्रकरण का जो अंतिम सूत्र है वो यही है, सुप तिगंतम पदम। तो उस सूत्र से यहां पर उत्तर हमारा हो रहा है, सुबंत और तिगंत होता है उसको पदम, पद उसकी संज्ञा होती है जिसके अंत में सुबंत प्रत्यय और तिगंत प्रत्यय लगे हुए हो। तो यहां पर जो उत्तर हो जाएगा वो पदम उत्तर सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न 28वां जो पूछा गया है वो है, ताल्वादिषु सभागेषु ऊर्ध्वभागो निष्पन्नो अच कीदृश संज्ञो भवति। इस प्रश्न का अर्थ है कि तालु आदि सभागों के ऊर्ध्व भागों से निष्पन्न यानी उच्चार्यमाण अच की कौन सी संज्ञा होती है। तो यहां पर जो उत्तर होगा वो होगा उदात्त है। यहां पर जो उत्तर होगा वो होगा उदात्त है। संज्ञा प्रकरण में हमने जो सूत्र थे, 3 सूत्रों का अध्ययन किया था, उच्चेरुदात है, निचेरुदात है, समाहार सवरित है। यानी जिनका उच्चारण ऊर्ध्व भाग से किया जाए, यानी जो उच्चारण स्थान आदि से संबंधित ही है ये शब्द, कि जो ऊर्ध्व भाग से जिनका उच्चरित किया जाए, जिनको उच्चारण किया जाए वो उदात्त संज्ञा विधायक उनकी उदात्त संज्ञा होती है। और जिनका नीचे के भागों से जिनका उच्चारण किया जाए उनकी अनुदात्त संज्ञा होती है। और जो मुख के अंदर मध्यम भाग से जिनका उच्चरित किया जाए, जिनका उच्चारण किया जाए, वो उनकी सवरित संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से यहां पर जो प्रश्न पूछा गया था वो तालु आदि शिव सभागेशु, तालु आदि जो उच्चारण स्थान वाले हैं उनमें ऊर्ध्व भाग से पूछा गया था। ऊर्ध्व भागो निष्पन्नो अच कीदृश संज्ञो भवति। तो ऊर्ध्व भाग के लिए पूछा गया है, इसलिए जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो उदात्त है, सही होगा। अब यहां पर यदि इस सवाल में एग्जामिनर एक शब्द को चेंज कर देता तो हमारा उत्तर चेंज हो जाता। यहां पर वो लिख देता कि अधो भागो निष्पन्नो, यहां पर मात्र उर्दू की जगह क्या कर देता, अधो। तो उत्तर जो हमारा होगा फिर क्या हो जाएगा, अनुदात्त है। इस प्रकार से उत्तर चेंज हो सकता है। तो इस प्रकार से आप संपूर्ण जानकारी ध्यान रखें। आगे देखो, जो 29वां जो सवाल है वो है, तस्य लोप इत्यत्र तस्य इति पदेन कस्य बोधो भवति। तस्य लोप यानी तस्य लोप में जो तस्य जो पद है इससे किसका बोध होता है। तो आपको पता है कि यहां पर जो तस्य लोप है यानी उसका लोप है, ऐसा अर्थ है। तो यह सूत्र जो कहा गया है वो कहा गया है इत संज्ञक जो शब्द हैं, इत संज्ञक जो वर्ण हैं उनके लिए कहा गया है। तो यहां पर जो उत्तर हो जाएगा वो उत्तर होगा इत संज्ञस्य, इत संज्ञस्य, यानी जो जिन जिन की इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। यह लोप करने वाला सूत्र है। आगे हम देखते हैं 30वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन में पूछा गया है कि तुल्यस्य प्रयत्नम खालिस्तान रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तुल्यस्य प्रयत्नम। आपको अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया था तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, वही प्रश्न वापस रिपीट होकर के आया है। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न जो पूछा गया है हमारा 26 नंबर का, वो प्रश्न, यह प्रश्न हमारा सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया है। और जो ये क्वेश्चन पूछा गया है आगे का जो, तो ये प्रश्न जो पूछा गया है यह प्रश्न फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा गया है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से प्रश्न ये रिपीट होते हैं। तो यहां पर जो उत्तर होगा
वो होगा तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, वही उत्तर हो जाएगा हमारा, तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम उत्तर सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखते हैं हम, को सत संज्ञो भवतः, को सत संज्ञो भवतः, तो एक सूत्र होता है तो सत, यानी तो से वहां अर्थ ग्रहण होता है सत्री और सानचौ, सत्री सानचौ सत। तो इस प्रकार से दो प्रत्यय होते हैं, उन सत्री और सानच, इन दोनों प्रत्ययों की सत संज्ञा होती है। पाणिनि जी ने इन दोनों प्रत्ययों की सत संज्ञा की है, तो यहां पर जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सत्री सानचौ, सत्री सानचौ। सत्री और सानच की सत संज्ञा होती है। तो यहां पर जो प्रश्न पूछा है, कौ सत संज्ञो भवतः, यानी किनकी सत संज्ञा होती है, तो सत्री सानचौ सत संज्ञा भवतः। इस प्रकार से हमारा पूरा उत्तर हो जाएगा, तो सत्री सानचौ उत्तर सही है। फिर आगे का जो 32वां क्वेश्चन है उसको देखते हैं। लोप संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, बहुत ही कंफ्यूज करने वाला सूत्र है, लेकिन यदि आपने यहां पर समझ लिया तो आज के बाद कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो यहां पर जो प्रश्न पूछ रहा है वो है लोप संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, यानी लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। तस्य लोप है हलंत्यम तुल्यस्य प्रयत्नम अदर्शनम लोप है। तो मित्रों आप एक बात का ध्यान रखना कि लोप संज्ञा विधायक यानी संज्ञा विधायक सूत्र तो अदर्शनम लोप है, यह है, यानी लोप संज्ञा करने वाला जो सूत्र है, संज्ञा लोप संज्ञा करने वाला जो सूत्र है, लोप संज्ञा विधायक जो सूत्र है वो है अदर्शनम लोप है। और जो तस्य लोप है, जो तस्य लोप है जो सूत्र है वो मात्र लोप करने वाला सूत्र है, यानी जो संज्ञा जो करता है वो सूत्र करता है, ये कौन सा सूत्र करता है, अदर्शनम लोप है। इसलिए आप ध्यान रखना लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, अदर्शनम लोप है। तस्य लोप है जो सूत्र है वो मात्र लोप करता है, लोप करने के काम में आता है, तो ये मात्र लोप करता है। लोप संज्ञा विधायक जो सूत्र है वो है अदर्शनम लोप है। इस प्रकार से आगे का जो हम सवाल देखेंगे और इनके जो दो ऑप्शन और दिए हुए हैं उसको भी देख लेते हैं। हलंत्यम जो इत संज्ञा विधायक सूत्र है और तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, ये सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है। आगे का हम 33वां क्वेश्चन देखते हैं। उच्चारण यत्न कतिविधो अस्ति, उच्चारण यत्न है, उच्चारण जो यत्न है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने ऊपर ही चर्चा की थी कि जो उच्चारण यत्न है यानी जो यत्न है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आभ्यंतर यत्न, आभ्यंतर आभ्यंतर यत्न, और दूसरा है बाह्य यत्न। यत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। आभ्यंतर यत्न है वो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 5 प्रकार के होते हैं जो मैंने ऊपर बताया था, और जो बाह्य यत्न है वो 11 प्रकार के होते हैं। आगे का हम जो आगे के जो सवाल हैं उनको अभी हम समझने का प्रयास करेंगे, तो मुझे इनको मिटाना पड़ेगा, फिर आगे के सवालों को देखते हैं हम। आगे के जो सवाल है वो है ऋतुषाणाम उच्चारण स्थानम किम। जो आगे का जो सवाल है वो है 35वां सवाल, प्रश्न 35।
ऋतु रसाणाम उच्चारण स्थानम किम। उच्चारण स्थानम ऋतुषाणाम उच्चारण स्थानम किम। तो ऋतुरसाणाम उच्चारण स्थानम किम, जो हमारा जो उत्तर होगा ऋतुषाणाम उच्चारण स्थानम कौन सा होता है? री टू यानी ट वर्ग, र और स, इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है ऋतुषाणाम मूर्धा। तो जो उच्चारण जो हमारा उत्तर होगा वो हो जाएगा मूर्धा, ऋतुषाणाम मूर्धा। उसके बाद में 36वां क्वेश्चन देखते हैं। को वर्ण अंतस्तेषु न गण्यते। जो 36वां क्वेश्चन है वो है को वर्ण अंतस्तेषु न गण्यते। और ऑप्शन जो दिया हुआ था वो था क, जो ऑप्शन था वो है च, खो ऑप्शन था वो है य, और ग ऑप्शन था वो है व, और घ ऑप्शन था वो है ल। तो और प्रश्न हमारा है कि कौन सा वर्ण, क वर्ण यानी कौन सा वर्ण अंतस्थेषु अंतस्थ वर्णों में न गण्यते यानी नहीं गिना जाता। तो हमें पता है कि 4 वर्णों को अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। वो कौन कौन से हैं अंतस्थ वर्ण? य, व, र, ल। इन 4 वर्णों को अंतस्थ वर्ण कहा गया है। तो इनमें है वो उत्तर हमारा जो सही होगा वो होगा क, यानी जो च है वो अंतस्थ वर्णों में नहीं आता। बाकी ये सब अंतस्थ वर्ण है, यह भी अंतस्थ है, वह भी अंतस्थ है, ल भी अंतस्थ है। तो जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा च, यह वर्ण अंतस्थ वर्णों में नहीं गिना जाता। आगे का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हम देखते हैं। 37वां क्वेश्चन है, प्रश्न 37। उच्चैरुदातः निच्चैरुदातः उच्चैरुदातः निच्चैरुदातः समाहार सौरितः उच्चैरुदातः निच्चैरुदातः समाहार सौरितः इति सूत्राणाम सूत्रकारक है। यह प्रश्न पूछा गया था। 37वां जो क्वेश्चन है ये प्रश्न नेट 2014 में पूछा गया है। निच्चैरुदातः उच्चैरुदातः निच्चैरुदातः समाहार सौरितः इति सूत्राणाम सूत्रकारक। इन सूत्रों का सूत्रकार कौन है? तो आपको पता है कि संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत
3 मुनि हुई हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। उनमें इन तीनों में जो पाणिनि है वो सूत्रकार हैं और जो कात्यायन है वो वार्तिकार है। इसलिए हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पाणिनि। पाणिनि जी हैं वो सूत्रकार हैं। ये तीनों ही सूत्र हैं, ये तीनों ही जो सूत्र हैं वो पाणिनि जी के द्वारा कहे गए हैं और इसीलिए यहां पर जो उत्तर हो जाएगा वो सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा पाणिनि। आगे का जो 38वां सवाल है उसको देखते हैं हम। प्रश्न 38, जो 38वां जो सवाल पूछा गया है, विसर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। विसर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। यह प्रश्न पूछ रहा है हमसे कि विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है। तो सीधा सा जवाब है, विसर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है। अको विसर्जया नाम कंठ है। इस सूत्र में कहा गया है कि अ, क वर्ग और है और विसर्ग इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। इसीलिए जो हमारा उत्तर होगा वो हो जाएगा कंठ है। तो सही उत्तर होगा वो होगा कंठ है। इसके बाद में 39वें प्रश्न की हम बात करते हैं कि जो आगे जो प्रश्न पूछा गया है पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में वो है संयोग संज्ञाया उदाहरणम अस्ति। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयोग संज्ञाया उदाहरणम अस्ति। संयोग संज्ञाया उदाहरणम अस्ति जो ऑप्शन में दिया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, आप इसको अच्छे से समझना। ऑप्शन में दिया हुआ था आकाश है, ख ऑप्शन में दिया हुआ था इंद्र है, ग ऑप्शन में दिया हुआ था देवालय है, और घ ऑप्शन में दिया हुआ था माला। ये 4 ऑप्शन थे हमारे पास में, हमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे और जो प्रश्न पूछा गया था वो था कि संयोग संज्ञाया उदाहरणम अस्ति। संयोग संज्ञा का उदाहरण है आकाश है, इंद्र है, देवालय है और माला। तो मित्रों हमने संज्ञा प्रकरण पढ़ते समय एक सूत्र पढ़ा था, हलो अनंतरा संयोग है। सूत्र हमारा कौन सा था? हलो अनंतरा संयोग है। हलो अनंतरा संयोग है। यह संयोग संज्ञा विधायक सूत्र है। यह सूत्र कहता है कि व्यवधान रहित हल, यानी ऐसे हल, ऐसे व्यंजन जिनमें अचों का व्यवधान नहीं हो, उनकी संयोग संज्ञा होती है, यानी वे संयोग हो जाते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर कहीं पर भी संयोग संज्ञा नहीं हुई है, यानी संयोग कहीं पर भी 2 वर्णों का संयोग नहीं हुआ है। यहां पर जो है कहीं पर भी संयोग नहीं हुआ है। यहां पर भी हम देखेंगे कि यहां पर भी कहीं पर भी 2 वर्णों का संयोग नहीं हुआ है। यहां पर भी कहीं पर भी संयोग नहीं हुआ है 2 वर्णों का। लेकिन हम यहां देखेंगे तो यहां पर जो न आधा है, न और द, न और द, इन दोनों वर्णों का यहां पर संयोग हुआ है। क्योंकि जो हमारा जो सूत्र था वो था कि व्यवधान रहित हल, ऐसे व्यंजन
जिनमें अचों का व्यवधान नहीं हो उनकी संयोग संज्ञा होती है। तो ये जो हल है यानी ये जो व्यंजन है, इन दोनों व्यंजनों में ये दोनों व्यंजन हैं, इनमें अचों का व्यवधान नहीं है यानी स्वर इन दोनों में नहीं है, तो इन दोनों की क्या होगी, संयोग संज्ञा हो गई, यानी ये मिल गए एक दूसरे से। तो जो मिल गए वो रूप इस प्रकार से मिल गया है। तो यहां पर जो ख उत्तर है वो हमारा सही हो जाएगा। यह जो प्रश्न है ये सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया है, संस्कृत के पेपर में ये प्रश्न आया था। तो यहां पर जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा इंद्र है। आगे का हम एक और सवाल देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 40 है वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। तो हमने अभी ऊपर ही चर्चा की थी, एक सूत्र था अकुह विसर्जया नाम कंठ है। वो सूत्र कहता है कि क वर्ग और है और विसर्ग इन सबका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। तो यहां पर है वर्ण का पूछा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कंठ है। इस प्रकार से मित्रों जो पिछली प्रतियोगिताओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं संज्ञा प्रकरण से संबंधित, उन सभी प्रश्नों को लेकर के मैं यहां इन दो वीडियो में मैंने बनाने का प्रयास किया है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैं आपको प्रस्तुत नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास पेपरों का अभाव था। मेरे पास जितने पेपर मेरे पास में मिले, मैंने जहां से इकट्ठा किया, तो उन सभी पेपरों का जितने मेरे पास पेपर थे उनका संग्रह करके मैंने बताने का प्रयास किया है। इनके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। मैंने आपको उदाहरण के लिए, थोड़ा सा उत्साहवर्धन करने के लिए और थोड़ा सा आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए कि किस प्रकार से आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं संज्ञा प्रकरण से। और ये सभी, सबसे खास बात यह है कि ये जितने भी हमने प्रश्न देखे हैं 40 प्रश्न संज्ञा प्रकरण से संबंधित, सभी प्रश्नों का अध्ययन हमने हमारे संज्ञा प्रकरण के जो वीडियो हैं उन वीडियो में हमने अच्छी प्रकार से इनको समझने का प्रयास किया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे और मैं इस प्रकार के वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।